आजमगढ़ उत्तर प्रदेश की धरती से मैं सौरभ तिवारी आप सभी विद्यार्थियों का अपने YouTube चैनल बीटी नॉलेज वर्ल्ड पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई अपना अध्ययन कर रहे होंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, पिछली वीडियो तक हम लोग सिंथेसिस के अंतर्गत जो अपना नियम पढ़ रहे थे, नाउन जिरंड के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस का निर्माण करना, हम लोग उस के अंतर्गत आने वाले जितने भी नियम थे सबके ऊपर अच्छे से चर्चा कर लिए और सबके स्ट्रक्चर को भी अच्छे से जान लिए और उसके ऊपर बेस्ड जो एग्जाम्पल्स हो सकते थे उसको हम लोग देख चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको सारे नियम अच्छे से समझ में आ गए होंगे। जो विद्यार्थी पहली बार वीडियो को देख रहे हैं वो लोग प्लेलिस्ट में चले जाएंगे इंग्लिश ग्रामर वाली और उसकी सारी वीडियो पहले नंबर से लेके अभी तक जितनी हो चुकी है सबको देखेंगे तो आपको सारी बातें, हमें विश्वास है, आपको क्लियर हो जाएंगी। और जो लोग रेगुलर वीडियोस को देख रहे हैं वे लोग बिल्कुल तैयार होंगे, अपने नोट्स को रिपीट कर लिए होंगे। तो पूरा नियम जानने के बाद इसके ऊपर बेस्ड हम लोग इसकी एक्सरसाइज आज देखते हैं और पूरा एक्सरसाइज हम लोग लगभग जितना भी हो सकेगा उतना कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, जिससे बहुत मिनिमम या तो बचा रहे या तो कुछ भी ना बचे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की शानदार सी क्लास को। उम्मीद करते हैं आप लोग सारा नोट्स कंप्लीट कर लिए होंगे, प्रिपेयर होगा और सारा नियम आप एक बार पढ़ चुके होंगे। तो हम लोग सबसे पहले सेंटेंस के साथ अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सेंटेंस है माई ब्रदर इज इल। माई ब्रदर इज इल। माई ब्रदर इज इल। और दूसरा है ही हैज ए हाई फीवर। ही हैज ए हाई फीवर। हम आपको जहां आवश्यक रहेगा रूल्स को बताते जाएंगे अच्छे से और फिर उसके बाद हम लोग सिंथेसिस करेंगे। हम लोग अर्थ देखते हैं। माई ब्रदर इज इल मतलब मेरा भाई बीमार है। ही हैज ए हाई फीवर यानी वह उच्च ज्वर से क्या है, पीड़ित, अर्थात उसको उच्च ज्वर है, उच्च बुखार है। तो यहाँ पे पहले वाले वाक्य और दूसरे वाले वाक्य में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे किसी बीमारी की बात की गई है, किसी बीमारी की बात की गई है। और हम लोग जानते हैं जब किसी भी बीमारी की बात की गई होती है और कोई व्यक्ति किसी बीमारी से क्या होता है, ग्रसित होता है या पीड़ित होता है, तो हम आपको बताए थे कि जब किसी बीमारी से कोई व्यक्ति पीड़ित या ग्रसित होता है उस समय हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, विथ का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, विथ का प्रयोग करते हैं। जब तक कोई व्यक्ति किसी बीमारी से ग्रसित या पीड़ित होता है तब तक हम लोग विथ का प्रयोग करते हैं। और अगर किसी बीमारी से व्यक्ति की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो हम लोग किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, ऑफ का। तो ग्रसित होने की कंडीशन में विथ आएगा और मृत्यु यानी डेथ होने की कंडीशन में ऑफ आएगा। यहाँ पे हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, विथ का। तो हम लोग जनरली इसको लिख देंगे माई ब्रदर इज इल विथ हाई फीवर। मेरा भाई उच्च बुखार से या उच्च ज्वर से क्या है, पीड़ित है। तो हम लोग दूसरे सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वाला बात समझ में आ गई होगी कि हम लोग क्यों यहाँ पे विथ का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग नियम पढ़ चुके हैं विथ किस कंडीशन में लगाते हैं। हम लोग आगे चलते हैं, दूसरा सेंटेंस लेते हैं। दूसरा सेंटेंस है ही सा द मून। ही सा द मून। ही सा द मून। और दूसरा सेंटेंस है ही बीकेम ग्लैड। ही बीकेम ग्लैड। ही बीकेम ग्लैड। और सब लोग ध्यान से हमारी बात सुनेंगे। कह रहा ही मतलब उसने सा देखा, द मून मतलब चांद को। कह रहा उसने चांद को देखा। कह रहा ही बीकेम ग्लैड, वह प्रसन्न हुआ। तो कह रहा उसने चांद को देखा और वह क्या हो गया, प्रसन्न हो गया। तो हम लोग देख रहे हैं इस स्थिति में अगर हम लोग इसको सिंथेसाइज करके जोड़ने जाएं, हम आपको बताए थे कि अगर हमें सी दिखाई देगा फाइनाइट वर्ब के रूप में या हियर दिखाई देगा फाइनाइट वर्ब के रूप में, हम आपको बताए थे अगर हमें फाइनाइट वर्ब के रूप में, हम लोग नॉर्मली नियम हियर के ऊपर पढ़े थे, लेकिन हम आपको बताए थे हियर के अलावा भी कुछ शब्द आ सकते हैं, जैसे आपको सी बताए थे और नो बताए थे। यहाँ पे हमें सी का प्रयोग दिखाई दे रहा है और ये दिए गए दोनों सेंटेंसेज में से किसी एक सेंटेंस में हमें फाइनाइट वर्ब के रूप में ये शब्द दिखाई देते हैं। तो हम आपको बताए थे उस कंडीशन में भी हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, प्रीपोजिशन के रूप में ऑन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, ऑन का। यानी सी आने पर भी, हियर आने पर भी और एक और वर्ब है नो, तो ये तीनों आता है तो हम लोग प्रीपोजिशन में क्या लगा देते हैं, ऑन लगा देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑन ऑन सीइंग। सी का जब हम लोग जिरंड बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, सीइंग। ऑन सीइंग द मून, ऑन सीइंग द मून, कामा he became glad, he
became glad। ऑन सीइंग द मून मतलब चंद्रमा को या चांद को देखने पर करा ही became glad, वह क्या हुआ, प्रसन्न हुआ। तो यहाँ पे ऑन प्रीपोजिशन का काम कर रहा है और सीइंग किसका काम कर रहा है, जिरंड का। तो जिरंड के पहले प्रीपोजिशन का यूज करने पर हम लोग सिंपल सेंटेंस का निर्माण कर लिए। इस सेंटेंस को हम लोग एक और तरह से भी सोच सकते हैं, अगर हम इसमें समय की बाध्यता करें। समय की बाध्यता करने का मतलब जब उसने चांद को देखा तो वह प्रसन्न हो गया, यानी चांद को देखने के बाद वह क्या हो गया, प्रसन्न हो गया। हम आपको बताए थे जब दो वाक्य दिए गए रहे और उसमें हमें टाइम दिखाई दे तो हम लोग वहां पे आफ्टर या बिफोर का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो हम लोग इसको चाहे तो आफ्टर से भी बना सकते हैं। क्या हो जाएगा, आफ्टर, आफ्टर सीइंग द मून, और फिर कामा लगा के हम लोग लिख सकते हैं ही बिकेम ग्लैड, ही बिकेम ग्लैड। हम इसको इस प्रकार से भी बना सकते हैं। यहाँ पे सिंग जो है वह किसका काम कर रहा है, जिरंड का काम कर रहा है, और इसके पहले प्रीपोजिशन क्या आ गया है, आफ्टर, क्योंकि हम लोग इसमें टाइम का रिस्पेक्ट लेके बना दिए हैं। तो अगर हम लोग इसी वाले सेंटेंस को टाइम का रिस्पेक्ट दे देंगे तो हम लोग आफ्टर का भी प्रयोग कर सकते हैं, और नॉर्मली हम लोग सी आ जाएगा तो उसके पहले आन का प्रयोग करके जिरंड सिंग की यूज करके हम लोग इसको सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हम लोग इसका इस नियम द्वारा किस प्रकार से सिंपल सेंटेंस के रूप में इसे सिंथेसाइज कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ तक सब लोग समझ गए होंगे। जो लोग अभी वीडियो पे जुड़े हैं और लाइव देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जिससे सारे बच्चे इस एक्सरसाइज को समझेंगे, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में इससे रिलेटेड जो सेंटेंस है जो आएंगे, तो इसीलिए सब लोग इस एक्सरसाइज को बहुत ध्यान से फिर से समझने की कोशिश कीजिएगा। अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग बात करते हैं तीसरे सेंटेंस के ऊपर, और अब हम लोग उसको सिंथेसाइज करते हैं। हमारा तीसरा सेंटेंस है he gave them his advice, he gave them his advice, he gave them his advice। और दूसरा है he helped them, he helped them, he helped them। सब लोग ध्यान समझे। करा ही मतलब उसने, गेव मतलब दिया, देम मतलब उन लोगों को, हिज अपनी एडवाइस सलाह, करा उसने उन लोगों को अपनी सलाह दिया, करा ही हेल्प देम, और उसने उनकी क्या की, सहायता भी की। तो कह रहा है कि पहले वाले वाक्य में उसने उन लोगों को सलाह दी और दूसरे में कह रहा है कि उसने उन लोगों की सहायता किया। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे एक व्यक्ति के, यहाँ पर एक ही व्यक्ति के दो कार्यों का वर्णन दिखाई दे रहा है। यहाँ एक ही व्यक्ति के दो कार्यों का वर्णन दिखाई दे रहा है। पहला कार्य है सलाह देना और दूसरा कार्य है सहायता करना। तो एक ही व्यक्ति है, यहाँ एक से अधिक कार्य कर रहा है। और हम लोग नियम पढ़े थे कि जब किसी भी दिए गए दो वाक्य इस प्रकार दिए गए हैं कि उसमें कोई एक व्यक्ति के एक से अधिक कार्यों का वर्णन किया जाए, तब हम लोग ऐसी स्थिति में किसका प्रयोग करते थे, बिसाइड्स का प्रयोग करते थे। किसका प्रयोग करते थे, बिसाइड्स, यानी के अतिरिक्त या के बावजूद। तो हम लोग इसको बना देंगे बिसाइड्स, बिसाइड्स गिविंग देम हिज एडवाइस, बिसाइड्स गिविंग हिज एडवाइस, ऐसे लिख देते हैं, बिसाइड्स गिविंग हिज एडवाइस, बिसाइड्स गिविंग हिज एडवाइस, बिसाइड्स गिविंग हिज एडवाइस, कॉमा ही हेल्प्ड देम, ही हेल्प्ड देम। तो हम लोग यहाँ पे देम का प्रयोग केवल एक बार करेंगे और लास्ट में सबसे कर देंगे। अब सब लोग ध्यान से इसका अर्थ निकालिए। बिसाइड्स मतलब के अतिरिक्त, गिविंग मतलब देने के अतिरिक्त, हिज मतलब अपनी, एडवाइस मतलब सलाह, करा अपनी सलाह देने के अतिरिक्त, करा ही उसने हेल्प्ड सहायता किया, देम मतलब उनकी या उन लोगों की, करा है कि अपनी सलाह देने के अतिरिक्त उसने उन लोगों की क्या किया, सहायता भी किया। तो हम लोग जानते हैं जब एक व्यक्ति के दो कार्य रहेंगे तो हम लोग बिसाइड्स का प्रयोग कर लेंगे, और यहाँ चूंकि एक व्यक्ति के दो कार्य दिखाई दे रहे हैं इसलिए हम लोग आसानी से बिसाइड्स का प्रयोग करके सिंथेसाइज कर लेंगे। अगर आप लोग समझते जा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लोग इसको तुरंत लिख भी सकते हैं, जिससे आपको और ज़्यादा क्लैरिटी होती जाएगी और आप क्लास में लगातार सक्रिय हैं, ये बात भी समझ में आती रहेगी। हम लोग तीसरे सेंटेंस के बाद अब चौथे सेंटेंस के ऊपर बात करते हैं। चौथा सेंटेंस है हमारा आई बॉट ए वॉच, I bought a watch
आई बॉट ए वॉच, और दूसरा सेंटेंस है आई पेड रुपीज 500, आई पेड रुपीज 500 फॉर दिस, आई पेड रुपीज 500 फॉर दिस। हम लोग इसको बनाते हैं, ध्यान से सब लोग समझेंगे। आई मतलब मैंने, बॉट मतलब खरीदा, वॉच मतलब एक घड़ी। करा मैंने एक घड़ी खरीदी, करा आई पेड मैंने चुकाए, रुपीज 500 मतलब 500 रुपए, फॉर दिस मतलब इसके लिए या इसके बदले। कह रहा है कि मैंने एक घड़ी खरीदी और मैंने इसके लिए 500 रुपए अदा किए। पेड का अगर हिंदी अर्थ कोई बिल्कुल विशिष्ट रूप में पूछेगा तो पेड मतलब अदा करना होता है, मतलब नॉर्मली हम लोग चुकाने से इसको ले लेते हैं। तब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जब किसी, हम लोग पढ़े थे, जब किसी वस्तु को खरीदा जाए या बेचा जाए, जब किसी वस्तु को खरीदा जाए या बेचा जाए, दोनों में से कोई काम हो रहा हो तो हमें कीमत दिखाई देती है। तब ऐसे वाक्यों का सिंथेसाइज करते समय जो कीमत बताने वाला शब्द होता है, कीमत बताने वाला शब्द होता है, उसी के पहले हम लोग किसका प्रयोग कर देते हैं, प्रीपोजिशन फॉर का। और इस प्रकार से तब हमारा वह वाक्य क्या हो जाता है, सिंपल सेंटेंस में सिंथेसाइज हो जाता है। तो हम लोग इसको नॉर्मली बना लेंगे, आई बॉट अ वॉच फॉर रुपीज 500, आई बॉट अ वॉच फॉर रुपीज 500। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा और नियम भी आपको याद आ गया होगा कि जब वस्तु खरीदी या बेची जाती है तब हम लोग जनरली किसका प्रयोग कर देते हैं, प्रीपोजिशन फॉर का। और किसके पहले करते हैं, जो कीमत होती है, जो कॉस्ट होती है, ठीक उसी के पहले। हम लोग आगे चलते हैं और चौथे सेंटेंस के बाद अब हम लोग पांचवें सेंटेंस की बात करते हैं। सब ध्यान से पांचवा सेंटेंस समझेंगे। पांचवा सेंटेंस है यू हेल्प्ड मी, और दूसरा सेंटेंस है आई वुड हैव बीन ड्रॉन्ड। अगर इस सेंटेंस को हम लोग सिंथेसाइज करने जाएं तो पहले अर्थ देखते हैं। करा यू मतलब आपने, हेल्प्ड सहायता की, मी मतलब मेरी। करा आपने मेरी सहायता की, आई वुड हैव बीन ड्रॉन्ड मतलब मैं डूब गया होता। करा आपने मेरी सहायता की और दूसरे में कह रहा मैं डूब गया होता। अगर आप इसको मिला के एक सिंपल सेंटेंस में बनाना जाए तो ये हो सकता है, आप इसको इस प्रकार कह सकते हैं कि मैं आपके सहायता के बिना डूब गया होता। हम आपको नियम बताए थे कि यह कोई दो सेंटेंस इस प्रकार दिए गए हों कि किसी एक सेंटेंस का कार्य का पूर्ण होना दूसरे सेंटेंस के बिना संभव ना हो, तब हम के बिना अर्थ को ग्रहण करने के लिए प्रीपोजिशन के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, विदाउट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, विदाउट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, विदाउट का। और यहाँ विदाउट का मतलब क्या होता है हिंदी में, के बिना। तो हम लोग इस प्रीपोजिशन का प्रयोग कर देंगे तो हम आसानी से अपने सिंपल सेंटेंस का निर्माण कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको इतना मजा आ रहा होगा, क्योंकि आपको सब बातें क्लियर है, केवल आपको देखते जाना है, अच्छे से सोचते जाना और सिंथेसाइज करते जाना है। तो थम्स अप कर दीजिएगा, यस सर सारी बातें क्लियर है, और सबको शेयर भी करते रहिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, आई वुड हैव बीन ड्रॉन्ड, I would have been drowned without your help। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं जो हेल्प है ये यहाँ नाउन का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है। और यहाँ विदाउट किसका काम कर रहा है, प्रीपोजिशन का। किसका काम कर रहा है, प्रीपोजिशन का। तो नाउन के पहले या जिरंड के पहले हमें लगाना होता है प्रीपोजिशन, यहाँ नाउन के पहले लग गया। और कोई और पूछेगा यहाँ क्या है तो कह दीजिएगा पजेसिव प्रोनाउन के रूप में यूज किया गया है। आपको सारी बातें बताई गई हैं। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, विदाउट, अथवा करके ऐसे भी लिख सकते हैं स्ट्रक्चर में, विदाउट योर हेल्प कॉमा आई would have been drowned, I would have been drowned। तो उम्मीद करते हैं आपको अभी तक जितने भी सेंटेंसेज बताए गए सब समझ में आ गए होंगे। 5 सेंटेंस हम लोग एक्सरसाइज का कर लिए, और सबसे अच्छी बात और मजेदार बात यह है कि हम लोग कोई भी परेशानी दिक्कत नहीं हुई। तो इसी प्रकार से जब आप सारा कंसेप्ट पढ़े रहेंगे
तो आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी, हम लोग आसानी से आगे बढ़ते जाएंगे। तो जो विद्यार्थी अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखे हैं जो इन नियमों पर आधारित है सिंथेसिस करने के लिए, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, सब लोग जाके जो नहीं देख पाए हैं वो जाके पूरी प्लेलिस्ट देखेंगे, जिससे उनको एक एक बातें क्लियर होंगी। जो लोग टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, सब लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएंगे। और जितने भी आपके मित्र हैं जो अच्छे से सिंथेसिस पढ़ना चाहते हैं, आप पूरी प्लेलिस्ट उनको बता सकते हैं और आप अपना टाइम बता सकते हैं कि मैक्सिमम अगर कोई दिक्कत टेक्निकल इशू नहीं आता है तो हम लोगों की जो इंग्लिश ग्रामर की क्लास रहती है वो 1 PM यानी दोपहर में चलती है, तो आप लोग उसको आसानी से ले सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइव आने का प्रयास किया करिए, क्योंकि जब आप लाइव आते हैं तो आपका पढ़ाई के प्रति जो रुझान है वो ज़्यादा समझ में आता है कि आप पढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। तो ये सीरियसनेस अपने सिलेबस कंप्लीशन तक बनी रहनी चाहिए। जब तक हम लोग सिलेबस अच्छे से कर नहीं लेते हैं कवर, तब तक आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और रेगुलर वीडियो को विजिट करते रहिए। अब हम लोग छठवें सेंटेंस को लेते हैं। छठवां सेंटेंस है ही बिहेव्ड रूडली विथ मी। ही बिहेव्ड रूडली विथ मी। और दूसरा सेंटेंस है आई वाज क्वाइट अपसेट। आई वाज क्वाइट अपसेट। अब ध्यान समझिएगा, कह रहा ही मतलब उसने बिहेव्ड व्यवहार किया रूडली अशिष्ट तरीके से, विथ मी मतलब मेरे साथ। कह रहा आई वाज, कह रहा मैं था, क्वाइट अत्यधिक, अपसेट मतलब होता है उदास। तो कह रहा उसने मेरे साथ बहुत ज्यादा कह रहा अशिष्टता पूर्वक व्यवहार किया, कह रहा इसीलिए मैं अत्यधिक क्या हूं, अपसेट यानी उदास। तो अगर इन दोनों सेंटेंस को बनाया जाए तो हम लोग कैसे बनाएंगे इसको, हम आपको बताए थे कि अगर दो सेंटेंस यस 1 और यस 2 इस प्रकार दिए जाएं जिसमें हमें उनके बिहेवियर संबंधी बात का वर्णन किया गया हो या हमें बिहेव शब्द दिखाई दे रहा हो, तब ऐसी स्थिति में हम लोग किसका प्रयोग कर देते हैं, बिहेवियर शब्द जो है उसके ठीक पहले हम लोग क्या प्रीपोजिशन लगा देते हैं, एट प्रीपोजिशन का प्रयोग कर देते हैं। तो हमारे वाक्य का सिंथेसाइज हो जाता है और वाक्य किस में कन्वर्ट हो जाता है, सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम लोग इसको बना लेंगे, हो जाएगा आई वाज क्वाइट अपसेट एट, आई वाज क्वाइट अपसेट at his rude behavior, at his rude behavior। हमको पता है जब हमें जेंडर क्लियर नहीं होता है कि हम लोग यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तो ही क्लियर ही है। अगर हमें जेंडर क्लियर नहीं रहता तो हम लोग वहाँ पे हिज का ही प्रयोग करते, क्योंकि हम लोग मेजॉरिटी में जब हमें ज़रूरत पड़ती है और हमें जब जेंडर क्लियर नहीं रहता है तब हम लोग हिज को प्रायोरिटी देते हैं। लेकिन यहाँ पे तो ही लिखा है कि उसने मेरे साथ व्यवहार किया, तो यहाँ पे हम लोग नॉर्मली हिज का ही प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे आप लोग देखिए एट क्या है, प्रीपोजिशन है, हिज पॉजेसिव केस के रूप में लिखा गया है, और रूड बिहेवियर क्या है, अशिष्ट व्यवहार। तो यहाँ बिहेवियर अपने आप में क्या है, नाउन, और बिहेवियर कैसा अशिष्ट, तो ये इसकी विशेषता बता रहा है। तो रूड शब्द यहाँ क्या हो गया, एडजेक्टिव। बिहेवियर नाउन है, रूड एडजेक्टिव है, ये पॉजेसिव केस है, और प्रीपोजिशन एट है, और प्रीपोजिशन हमेशा किसके लिए काम करता है, अपने नाउन के लिए। तो यहाँ एट का प्रयोग किसके लिए किया गया है, बेसिकली बिहेवियर शब्द के लिए किया गया है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वाला भी समझ में आ गया होगा। 6 सेंटेंस आपको बता दिए, सिंथेसाइज करके दिखा दिए, और साथ ही साथ हम लोग नियम भी थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर ले रहे हैं। अब हम लोग अगला सेंटेंस ले रहे हैं, कह रहा ही हैज फेल्ड मेनी टाइम्स, he has failed many times। और दूसरा सेंटेंस है he still hopes to succeed, he still hopes to succeed। अब ध्यान से इस वाले सेंटेंस को आप लोग देखिए, कह रहा है he has failed मतलब वह असफल हो चुका है या वह असफल हो गया है। कह रहा मेनी टाइम्स मतलब कई बार, कह रहा है कि वह कई बार असफल हो गया है। कह रहा ही स्टिल वह भी होप्स आशा रखता है, टू सक्सीड मतलब सफल होने की। कह रहा वह कई बार असफल हो चुका है, कह रहा अब भी कह रहा सफल होने की क्या रखता है, आशा रखता है।
तो हम आपको बताए थे इस कंडीशन को अगर आप लोग ध्यान से देखें, हम लोग इस नियम को पढ़ें अच्छे से। अगर हमारे पास दो सेंटेंस यस1 और यस2 इस प्रकार दिए गए हों कि दोनों एक दूसरे में नकारात्मक भाव ले रहे हों, यानी एक दूसरे का विरोध कर रहे हों, तब ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करते हैं। अच्छा, यहाँ पे वह कई बार असफल हो चुका है और दूसरा कह रहा है कि वह अभी भी सफल होने की आशा में है। तो जैसा कारण बताया जा रहा है उसके संगत परिणाम नहीं आ रहा है। अगर वह कई बार असफल हो गया तो नॉर्मली उसको क्या हो जाना चाहिए, अपने सफल होने के बारे में आशा खो देनी चाहिए, आशा विहीन हो जाना चाहिए। लेकिन यह एक ऑप्टिमिस्टिक व्यक्ति है, एक आशावादी व्यक्ति है। वह असफल कई बार भले से हो गया, लेकिन वह अभी भी सफल होने की क्या रखता है, होप रखता है, आशा रखता है। और आशा में रखना भी चाहिए, क्योंकि एक असफलता मिलने से, एक बार अगर आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, उससे डरना नहीं चाहिए, उससे डटकर सामना करना चाहिए। और आप लोग जिस अभी एज ग्रुप में हैं, जिस समय आप लोग अभी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, अभी यहाँ वास्तविक जीवन से आमना सामना होना बाकी, इसलिए अभी बहुत सारी दिक्कतें परेशानी आएंगी। उन सभी चीज़ों के लिए आप लोग तैयार रहेंगे और दृढ़ संकल्पित रहेंगे, क्योंकि जब आप एक बार शिक्षा ले लेंगे तो हर चीज़ को आप इन परेशानियों से पार भी हो जाएंगे और अपने जीवन में एक उच्चतम स्तर तक पहुंच सकते हैं। तो जब हम लोग इसको बनाने जाएंगे, हम आपको बताए थे जब ऐसी स्थिति आती है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, इन स्पाइट ऑफ। तो लिखेंगे हम लोग इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, in spite of his many times failure, in spite of his many times failure, in spite of his many times failure। चाहे आप लोग many times failure पूरा लिखिए, चाहे ये भी लिख सकते हैं in spite of his failure। वैसे दिया गया है many times, तो आप लोग लिख लीजिए। तो हो जाएगा in spite of his many times failure और कॉमा he still hopes to succeed, he still hopes to succeed। तो कह रहा है कि अपनी कई बार असफलता के बावजूद भी कह रहा है वह अभी भी सफल होने की आशा रखता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आई होगी। यहाँ पे इन स्पाइट ऑफ प्रीपोजिशन है, हिज पॉजिटिव केस है, मेनी टाइम्स में जो टाइम्स शब्द दिखाई दे रहा है, मेनी और टाइम्स जो शब्द दिखाई दे रहा है वह इसकी विशेषता बता रहा है, तो एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे फेलियर शब्द अपने आप में क्या है, नाउन है। तो हम लोग उम्मीद करते हैं आप ये पूरी बात समझ गए होंगे कि करा है कि कई बार असफल होने के बावजूद भी करा वह अभी भी सफल होने की क्या रखता है, आशा रखता है। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। 7 सेंटेंस हम लोग अच्छे से कर चुके और हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब 8वें सेंटेंस को लेते हैं और उसका सिंथेसाइज करते हैं। हमारा 8वां सेंटेंस है आई बॉट अ पेन, आई बॉट अ पेन, आई बॉट अ पेन। और दूसरा सेंटेंस आई गॉट इट फॉर 10 रुपीज, आई गॉट इट फॉर 10 रुपीज, आई गॉट इट फॉर 10 रुपीज। अगर आप इस सेंटेंस का सिंथेसाइज करना चाहें तो देखिए कैसे कर सकते हैं। पहले अर्थ निकाल ले। आई बॉट ए पेन, मैंने एक कलम खरीदी, आई गॉट इट फॉर 10 रुपीज, मैंने इसे 10 रुपए में प्राप्त किया। तो हम आपको बताए थे जब किसी वस्तु को खरीदा या बेचा जाता है तो हम लोग फॉर से जोड़ देते हैं। तो हो जाएगा आई बॉट ए पेन, आई बॉट ए पेन फॉर 10 रुपीज, आई बॉट ए पेन फॉर 10 रुपीज। तो उम्मीद करते हैं आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। हम लोग चलते हैं 9वें सेंटेंस के ऊपर और हमारा 9वां सेंटेंस है ही वाज ए पुअर मैन, ही वाज ए पुअर मैन, ही वाज ए पुअर मैन। और दूसरा सेंटेंस है ही वाज ऑफ एन, ही वाज of an independent spirit, independent spirit, he was of an independent spirit। अब सब लोग अर्थ देखिए ध्यान से। करा ही मतलब वह, वाज मतलब था, पुअर मैन मतलब एक गरीब आदमी। करा वह एक गरीब व्यक्ति था, गरीब आदमी था। करा ही वाज वह था, ऑफ एन इंडिपेंडेंट मतलब होता है स्वतंत्र, और स्पिरिट मतलब होता है आत्मा या इच्छा वाला या विचार वाला। तो कह रहा है कि वह एक गरीब व्यक्ति था, करा फिर भी वह एक स्वतंत्र, करा आत्मा वाला था,
स्वतंत्र आत्मा का मतलब है जो भी निर्णय लेता था, जो भी विचार करता था, जो भी कार्य करता था, वो बिल्कुल स्वतंत्र रूप से करता था, किसी के ऊपर आश्रित या निर्भर नहीं होता था। वैसे नॉर्मली बेसिकली ऐसा माना जाता है कि जो लोग गरीब होते हैं वो अपनी कार्य को करने के लिए दूसरों के ऊपर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ कह रहा है कि वो अपनी आत्मा के अनुसार चलता था, स्वतंत्र अपने आत्मा का क्या था, मालिक था। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं जब दो वाक्य इस प्रकार दिए गए हो कि वह विरोध का भाव दर्शाते हो, तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, इन स्पाइट ऑफ। तो हो जाएगा इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ पुअर मैन, इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ पुअर मैन। करा एक गरीब व्यक्ति होने के बावजूद भी, करा ही was of an independent spirit, करा इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ पुअर मैन कॉमा ही वाज एन इंडिपेंडेंट स्पिरिट। करा एक गरीब व्यक्ति होने के बावजूद भी वह अपनी स्वतंत्र, करा कि स्वतंत्र रूप से अपनी आत्मा के अनुसार, अपने मन के अनुसार कार्य करने वाला था। हम लोग यहाँ तक बातों को समझ गए। हम लोग 10वें सेंटेंस को लेते हैं। हमारा 10वां सेंटेंस है सी हर्ड द न्यूज, सी हर्ड द न्यूज, और दूसरा है सी फेंटेड। सी हर्ड द न्यूज और दूसरा है सी फेंटेड। करा सी मतलब उसने हर्ड सुना, द न्यूज मतलब समाचार को, सी फेंटेड मतलब वह क्या हो गई, मूर्छित हो गई। तो कह रहा उसने समाचार को सुना और वह क्या हो गई, मूर्छित हो गई। तो हम आपको बताए थे जहां हियर सी और नो आएगा वहां पे हम लोग किसका प्रयोग कर सकते हैं, प्रीपोजिशन के रूप में ऑन का प्रयोग कर सकते हैं। तो हो जाएगा ऑन हियरिंग, ऑन हियरिंग द न्यूज, ऑन हियरिंग द न्यूज, और कामा हो जाएगा सी फेंटेड। ऑन हियरिंग द न्यूज और कामा हो जाएगा सी फेंटेड। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वाला भी समझ में आ गया होगा। हम लोग इस टाइप का 3 सेंटेंस का कंप्लीट किए हैं। एक्चुअली एक्सरसाइज में 2 ही सेंटेंस का है, तो हमारे लिए और भी ज़्यादा आसान है। चलो मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, और अंदर से जब आपको समझ में आए हाँ सर सारी बातें क्लियर हो रही है, सब लोग आराम से कमेंट करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए। जितना लिखेंगे उतना ही आपको बातें क्लियर होंगी, इसीलिए लिखने पर विशेष जोर है। अपना नोट्स अच्छे सब लोग कंप्लीट करते जाएं। तो हम लोग इस प्रकार 10 सेंटेंसेस एक्सरसाइज का कर लिए और हमें किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं हुई। ऐसा मानो लग रहा था कि अभी अभी हम लोगों ने सारे नियमों को क्या किया हो, पढ़ा हो। तो उम्मीद करते हैं आपको सब बातें जब क्लियर होती जा रही है तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अब हम लोग 10वें सेंटेंस के बाद आते हैं 11वें सेंटेंस के ऊपर, और हमारा 11वां सेंटेंस है ही कुड नॉट कम, ही कुड नॉट कम, ही कुड नॉट कम, ही कुड नॉट कम। पहला सेंटेंस है ही कुड नॉट कम, और दूसरा सेंटेंस है ही वाज इल, ही वाज इल। ही कुड नॉट कम और दूसरा है ही वाज इल। अब हमें इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, करा ही मतलब हुआ, कुड नॉट कम मतलब नहीं आ सका, करा ही वाज इल, करा वह क्या था, बीमार था। तो कह रहा है कि बीमार होने के कारण वह नहीं आ सका। तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, हमें कारण और परिणाम का संबंध दिखाई दे रहा है। तो जब हम जानते हैं जब हमें कारण और परिणाम का संबंध दिखाई देगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो यहां हो जाएगा बीइंग इल, और दूसरा सेंटेंस हो जाएगा ही कुड नॉट कम, ही कुड नॉट कम। बीइंग इल, ही कुड कामा ही कुड नॉट कम। अब हमारा देखिए जब बीइंग दिखाई दे रहा है, हम लोग इसके पहले नॉर्मली अगर यहाँ पे चाहें तो किसका प्रयोग कर सकते हैं, ऑन का। तो हो जाएगा ऑन बीइंग इल, यानी बीमार होने पर या बीमार होने के कारण करा ही कुड नॉट कम। अगर हम लोग केवल बीइंग कर देंगे तो हमारा किसके द्वारा यह बन जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल के द्वारा। लेकिन हमें क्या करना है, जिरेंड के पहले प्रीपोजिशन लगाना है। तो जब बीइंग आता है तो उस कंडीशन में आप लोग स्टार्ट कर लीजिएगा, हम लोग किसका प्रयोग कर सकते हैं, ऑन का प्रयोग कर सकते हैं। तो ऑन बीइंग इल मतलब बीमार होने पर या बीमार होने के कारण, दोनों अर्थ प्रोड्यूस कर सकता है। ही कुड नॉट कम करा वह नहीं आ सका। हम लोग 12वां सेंटेंस लेते हैं। 12वां सेंटेंस हमारा दिया गया आई रीच्ड द स्टेशन, आई रीच्ड द स्टेशन, और दूसरा सेंटेंस है आई बॉट टिकट्स, आई
बॉट टिकट्स, आई बॉट टिकट्स। अब हमें इन दोनों को सिंथेसाइज करना है। करा आई मैं रीड पहुंचा द स्टेशन, स्टेशन पे करा आई बॉट टिकट्स, मैंने टिकट को क्या किया, खरीदा। कह रहा है कि मैं स्टेशन पर पहुंचा, और दूसरा कह रहा है मैंने टिकट खरीदा। अब यहाँ पे देखिए दो सिचुएशंस वैसे हो सकती हैं, सिचुएशन पहली और सिचुएशन सेकंड भी आप लोग मान सकते हैं। ऐसा हो सकता है पहले सिचुएशन में कि आप मैं जैसे ही स्टेशन पर गया वैसे ही टिकट खरीदी, पहला केस हो सकता है, यानी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा होगा। और दूसरी कंडीशन मैं स्टेशन पर गया और मैंने थोड़ी देर बाद टिकट खरीदी होगी, ऐसा भी हो सकता है। तो हम लोग दोनों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम लोग ये माने कि मैं स्टेशन पर गया और थोड़ी देर बाद टिकट खरीदी होगी, तो हमारा कैसे बन जाएगा, हमारा बन जाएगा आफ्टर, क्योंकि टाइम की बात है, आफ्टर रीचिंग द स्टेशन, आफ्टर रीचिंग द स्टेशन, कामा लगा देंगे और फिर हो जाएगा आई बॉट टिकट्स, आई बॉट टिकट्स। आफ्टर रीचिंग द स्टेशन कामा आई बॉट टिकट। तो आफ्टर मतलब के बाद, रीचिंग पहुंचने के बाद, द स्टेशन मतलब स्टेशन पर पहुंचने के बाद, आई बॉट टिकट्स मैंने टिकट खरीदी। तो यह पहला टाइप हो गया इसको बनाने का। और अगर हम तत्काल की बात करें तुरंत, तो हो जाएगा ऑन रीचिंग, स्थान है तो हम लोग एट का भी प्रयोग कर सकते हैं, एट रीचिंग द स्टेशन या ऑन रीचिंग द स्टेशन कामा आई बॉट टिकट्स, आई बॉट टिकट्स। तो हम लोग जनरली या तो ऑन से या तो आफ्टर में से किसी का भी प्रयोग करके बना सकते हैं। सबसे सुटेबल है कि हम लोग आफ्टर का प्रयोग करके बना लें। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वाला सेंटेंस भी समझ में आ गया होगा। तो हम लोग 12 सेंटेंस अपने अच्छे से कंप्लीट कर लिए और 12 का आपको एक्सप्लेनेशन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई परेशानी किसी को नहीं होगी। हम एक सेंटेंस अपने से ले रहे हैं और एक सेंटेंस आपको दे रहे हैं, आपको वो करके दिखाना है। 13 वाला सेंटेंस है ही रिटर्न्ड सेफली, ही रिटर्न्ड सेफली, ही रिटर्न्ड सेफली। और दूसरा सेंटेंस है ऑल वर ग्लैड, ऑल वर ग्लैड। करा ही वह रिटर्न पहुंचा, सेफली मतलब सुरक्षित रूप से, ऑल वर ग्लैड मतलब सभी लोग प्रसन्न थे। तो हम लोग इसको समय के अनुसार बना लेंगे। आफ्टर, आफ्टर रिटर्निंग, आफ्टर रिटर्निंग, आफ्टर रिटर्निंग सेफली, आफ्टर रिटर्निंग सेफली, ऑल वर ग्लैड फॉर हिम, ऑल वर ग्लैड फॉर हिम। तो हो जाएगा आफ्टर रिटर्निंग सेफली मतलब सुरक्षित रूप से वापस लौटने के बाद, करा ऑल वर ग्लैड फॉर हिम, करा सभी लोग उसके लिए क्या थे, प्रसन्न थे। तो उम्मीद करते हैं आपको यहां तक की सारी बातें समझ में आ गई होंगी। एक हम आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे रहे हैं, सब लोग इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके दिखाएंगे और ये भी कमेंट कर देंगे हाँ सर ये पूरी एक्सरसाइज हमें समझ में आ गई, हम लोग अच्छे से सारी बातों को समझ गए। सेंटेंस है हर अंकल डाइड, हर अंकल डाइड, शी हर्ड द न्यूज, शी हर्ड द न्यूज। और तीसरा सेंटेंस है शी वेप्ट, शी वेप्ट। तो आप लोग इस सेंटेंस को प्रीपोजिशन का प्रयोग करके जिरेंड या नाउन के पहले जो आवश्यक होगा उसका प्रयोग करके आप लोग इसे कन्वर्ट कर देंगे एक सिंपल सेंटेंस में। आपकी अगर कोई भी क्वेरी रहेगी, कोई भी दिक्कत रहेगी तो आप लोग चाहे कमेंट बॉक्स में चाहे टेलीग्राम ग्रुप पे भेज देंगे। और आज की वीडियो अगर सब पसंद आई होगी सबको शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे। और कोई भी दिक्कत परेशानी कोई अलग से भी रहेगी, आपको कोई अलग सब्जेक्ट, कोई अलग से किसी भी प्रकार की चीज़ में आपको दिक्कत होगी तो आप लोग वो हमें ज़रूर बताएंगे। और हम लोग तब इस प्रकार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे की बातों के साथ, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए। तो हम लोग नेक्स्ट कंटेंट वाली वीडियो में जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।